नमस्कार दोस्तों, आज हम कूलाम के नियम के बारे में पढ़ेंगे। कूलाम का नियम दो बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। तो कूलाम का नियम स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर करते हैं प्रारंभ। हाँ, तो देखिए कूलाम के नियम के बारे में अध्ययन करते हैं। कूलाम का नियम क्या है? तो मान लो हमारे पास दो बिंदु आवेश है। ये पहला आवेश, इसको नाम दे देते हैं हम Q1, और इससे कुछ दूरी पर ये हमारे पास दूसरा आवेश है Q2। मान लेते हैं इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r है। हमारे पास कुल कितने आवेश है? दो। इनको हमने नाम दिया है Q1 और Q2, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई? स्मॉल r। तो कूलाम का नियम क्या कहता है? अब देखो, जो हमारे पास आवेश है वो चाहे धनावेश हो चाहे ऋण आवेश हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें इनकी मात्रा लेनी है। जैसे मान लीजिए ये +3 कूलाम है, ये -3 कूलाम है, तो हमें इसकी मात्रा लेनी है। या फिर ऐसे हो सकता है ये -2, ये +4, ऐसे हो सकता है। तो हमें इनकी मात्राएं लेनी है, इनके परिमाण नहीं लेने। माइनस प्लस इनको नहीं लेना, केवल मात्रा लेनी। आवेश कितना है? 2 कूलाम या फिर 4 कूलाम। तो देखो कूलाम का नियम कहता क्या है कि यदि दो आवेश बिंदुवत आवेश होने चाहिए Q1 और Q2, यदि दो आवेश Q1 और Q2 r दूरी पर स्थित है, मतलब इनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? r। तो जो इन पर बल लगता है, दोनों आवेशों पर बल लगता है, मतलब बल का मान, बल को हम प्रदर्शित करते हैं F से। तो जो बल लगता है वो दोनों आवेश है, उसकी दोनों आवेशों के गुणनफल Q1 और Q2 का गुणनफल, दोनों आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती होता है, और जो इसके बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती, और बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह है कूलाम का नियम। तो देखो कूलाम के नियमानुसार हमारे पास दो आवेश है Q1 और Q2, और इनके बीच की दूरी है r। तो कूलाम के नियमानुसार दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2 परस्पर r दूरी पर स्थित है, तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, मतलब इन पर बल लगेगा, चाहे वो आकर्षण का हो या प्रतिकर्षण का। तो दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल, हमें इनकी मात्राएं लेनी है। Q1 और Q2 की मात्रा लेनी है, मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F इज समानुपाती Q1 एंड Q2 तथा F इज व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। तो अगर इन दोनों को हम साथ में लिखें तो इस तरह से लिखते हैं, F समानुपाती हो गया Q1 Q2 के बट्टा व्युत्क्रमानुपाती हो गया r² के। अब जब समानुपाती को हटाते हैं इसको, तो हमारे पास आता है एक नियतांक, और हम इसको K से प्रदर्शित करते हैं। इससे इस नियतांक को बोलते हैं स्थिर वैद्युत नियतांक। तो देखो यहाँ K एक नियतांक है जिसे स्थिर वैद्युत नियतांक कहते हैं। ये बात याद रखना, कूलाम के नियम में K जो नियतांक है इसको क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युत नियतांक। और K का मान होता है A1/4πε0। यहाँ पर एप्सिलॉन है वो निर्वात या वायु की विद्युतशीलता कहलाती है। एप्सिलॉन क्या कहलाती है? निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। अब इस मान को यहाँ पर रखें तो हमारे पास बल कितना आता है? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r² आता है। और तो K है, इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है K का मान। और इस मान की सहायता से हम ε0 का भी मान निकाल सकते हैं। मैंने अभी बताया था कि ε0 है वो निर्वात या वायु की विद्युतशीलता कहलाती है। तो एप्सिलॉन का मान होता है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यह है निर्वात या वायु की विद्युतशीलता का मान। ये दोनों मान आप अच्छे से याद रखो। अब बात करें, देखो निर्वात या वायु की विद्युतशीलता होती क्या है? किसी पदार्थ की विद्युतशीलता वह गुण होता है उस पदार्थ का
कि जब उसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं तो उस पदार्थ द्वारा कितना विरोध किया जाता है विद्युत का, इसको बताता है विद्युतशीलता एप्सिलॉन नोट। अब देखो, यदि आवेशों के मध्य कोई माध्यम हो, निर्वात या वायु के स्थान पर कोई माध्यम रख दिया जाए तो माध्यम की विद्युतशीलता को हम बोलते हैं एप्सिलॉन। निर्वात या वायु की विद्युतशीलता को क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन बोलते हैं। हाँ, तो देखो, माध्यम की उपस्थिति में आवेशों पर लगने वाला बल, तो अब हमारे पास माध्यम है तो उसके द्वारा बल कितना लगेगा? F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्यों लिया? क्योंकि हमारे पास माध्यम है। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब ऐसे लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर माध्यम की जगह निर्वात या वायु होती तो यहाँ पर एप्सिलॉन नोट आ जाता। तो अब देखो, एक टॉपिक आता है परावैद्युतांक या अपेक्षिक विद्युतशीलता किसे कहते हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा निर्वात या वायु की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नोट के अनुपात को अपेक्षित विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर कहते हैं। तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन बट्टा एप्सिलॉन नोट। कहने का मतलब ये है कि माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात या वायु की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता है? अपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर कहलाता है। अब देखो, कूलाम के नियम का सदिश रूप कैसे लिख सकते हैं हम कि F वेक्टर इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर आर कैप लगा दिया। देखो, अगर परिमाण को हम एकांक सदिश से गुणा करवा दें तो हमारे पास सदिश प्राप्त होता है। जैसे रीजन दे रखा है, चूंकि A वेक्टर इज इक्वल्स टू ए कैप, मतलब परिमाण को हमने एकांक सदिश से गुणा करवाए तो क्या आएगा? एक सदिश आएगा। अब देखो, एक महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है कि दो सजातीय आवेश, सजातीय मतलब समान जाति के आवेश, मतलब दोनों धनावेश हो सकते हैं या दोनों ऋण आवेश हो सकते हैं। तो दो सजातीय आवेशों के बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल होता है, मतलब इनके बीच में जो बल लगेगा ना वो प्रतिकर्षण का होगा, दोनों एक दूसरे को दूर दूर हटाएंगे, अतः इनकी दिशा बाहर की ओर होगी, मतलब दूर दूर हटाएंगे तो दोनों बाहर की ओर ही जाएंगे। इसके अलावा दो विजातीय आवेश के बीच, विजातीय मतलब एक धनावेश और दूसरा ऋण आवेश होता है, दो विजातीय आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण बल होगा, अतः इनकी दिशा अंदर की ओर होगी, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको कूलाम का नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।